अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और अहम वीलॉग लेकर मैं इस वीलॉग में अहम मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है, यानी कि हुकूमत साजी में पीटीआई कहाँ पर खड़ी है, पीएमएलएन कहाँ पर खड़ी है, पीपल्स पार्टी कहाँ पर खड़ी है और दीगर जमातें कहाँ पर खड़ी हैं। अब ये हुकूमत साजी का मरहला है। इससे पहले मनसूबा साजी होती रही मनसूबा साजों की तरफ से, और जाल साजों की तरफ से जाल साजी होती रही, लेकिन अब हुकूमत साजी का वक्त है और अब अवामी हुकूमत के कायम होने का वक्त है। मैं सारा खाता आपके सामने आज खोल कर रख दूंगा कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, किसने कहाँ पर क्या किया। ज़्यादा पुरानी बातें नहीं करूँगा, अभी की ताज़ा ताज़ा बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा आपको यह भी बताऊँगा कि अब आगे क्या सिचुएशन बनने जा रही है। बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। उसमें तकरीबन दो ऑप्शंस तो हैं ही, तीसरी भी है, हो सकती है तीसरी भी, लेकिन दो ऑप्शंस हैं। अगर उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है मुल्क का इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, और दूसरी तरफ मुझे खुदा न खास्ता तबाही तबाही नज़र आ रही है। सो मैं आपके साथ ये दोनों चीज़ें शेयर करूँगा, और जो ये इस्तेहकाम है ये किस तरीके से आएगा और किसकी मदद से आएगा, मैं आपको आज ये भी बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से हम शुरू करते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला उनसे लिया गया, जो कि यकीनन एक जुल्म से कम नहीं है, इसलिए कि उस वक्त भी हामिद अली ख़ान साहब ने और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा था चीफ़ जस्टिस साहब से, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से और उनके साथ दीगर दो जजेस से, कि जी आप अवाम के फंडामेंटल राइट्स उनसे नहीं ले सकते हैं, और ये अवाम का हक है। अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में कोई मसला है, ठीक है, तो वो उसका आप पार्टी को सजा दें ना, जुर्माना कर दें, या उनको कह दें कि जी आप फिर से करवाएं, या आपके जो ऑफिस बेयरर्स हैं जिनको आपने भी डिक्लेयर किया है कि वो विनर हैं, यानी कि चेयरमैन हो गए दीगर, और तो आप अभी उसको हम होल्ड कर रहे हैं, उस पर हम स्टे दे रहे हैं कि उनकी आप नोटिफिकेशन जारी ना करवाएं, आपके इंतखाबी निशान आपके पास रहेगा और इंतखाबात के बाद हम इसको दोबारा एड्रेस करेंगे, ठीक है। या कह देते हैं कि जी आप दोबारा करवाएं लेकिन इंतखाबी निशान आपके पास ही रहेगा। ये दो ऑप्शंस थी, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस की बजाय उन्होंने सीधा सीधा इंतखाबी निशान बल्ला ही ले लिया। और हामिद खान साहब ने यह कहा कि जी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप करोड़ों लोगों का जो वोट है, जो उनका हक है, वो आप उसको उनसे छीन रहे हैं। और वो इसलिए भी उन्होंने कहा कि जी जो पार्टी है, जो पार्टी की ऑर्गेनाइजर्स हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो आप वोटर को तो उसकी सज़ा नहीं दे सकते हैं। और ये सब किया इसलिए गया था कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो, बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशान दिए जाएँ, वोटर कन्फ्यूज़ हो जाए और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कम पड़े। किसी को बैंगन, किसी को आपने विकेट दे दी, किसी को आपने बेंच दे दिया, किसी को हारमोनियम दे दिया, किसी को प्याला दे दिया, किसी को स्टेपलर दे दिया, किसी को आपने गिटार दे दिया, किसी को आपने झूला दे दिया। इस तरह के इंतखाबी निशान पूरे मुल्क में आपने बांटे और आपने पीटीआई के वोट को तोड़ा, और बाकायदा उसकी एक साजिश हुई है, ये साजिश के तहत हुआ। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो तब फैसला सुनाया था उसकी पूरे मुल्क में मजम्मत हुई थी और आज भी मजम्मत हो रही है। सो वो जो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से बल्ले का इंतखाबी निशान लेने का, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मौजूदा सीन चल रहा है ना, इसमें वो जो ताज़ा लहर है ज़्यादतियों की, उसमें वो सरे फहरिस्त था। अच्छा जी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर दूँ कि ये जो मंडियाँ लगनी है ना, जो ख़रीदारी होगी, लोगों को कोशिश की जाएगी ख़रीदने की पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ से, वो तो बेशर्मी के इंतहा को पहुँच जाएंगे ना। उनको इक़्तिदार चाहिए, उनको इक़्तिदार की हवस है, इक़्तिदार की प्यास है जो वो बुझाना चाहते हैं। उनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं अगर वो इक़्तिदार में ना हो तो, ठीक है ना। उनको खाना हज़म नहीं होता है, उनके गले से, हलक से उनके पानी नहीं उतरता है कि अगर इक़्तिदार उनके पास ना हो। तो वो अब मंडियाँ लगाएंगे, और अगर ये मंडियाँ लगेंगी कि सिंध हाउस और वो छांगा मांगा की सियासत दोबारा से होगी, तो इसके लिए और कोई नहीं, वो फैसला ज़िम्मेदार है जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और उनके साथ दो जजेस ने सुनाया था। और वो इसके अब समझें एक तरह से उन्होंने इंडोर्स किया था कि हाँ जी, बाज़ारों में जाओ और जाकर ख़रीदो ये सब, और ये हॉर्स ट्रेडिंग को इनकरेज करो। और ये जमहूरियत पर हमला था। अवाम जमहूर है ना, जमहूरियत जमहूर से है, जमहूर अवाम है, तो अवाम पर यह हमला था, अवाम के हक़ पर कि अपनी मनपसंद पार्टी को वोट दें और मुंतखब करें, उस पर यह डाका था। आगे बढ़ते हैं जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 32 करोड़ रुपए का ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर उड़ा के रख दिया, फारिग हो गया ये सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर ने कोई नतीजा नहीं दिया। 36 घंटे गुजर जाने के बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स मुकम्मल नहीं हुए थे, जो कि रात को 2 बजे तक आने थे।
खुद कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर पहले शर्म नहीं की, हया नहीं की, तो अब कर लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगर पहले शर्म नहीं की, हया नहीं की, तो अब कर लें। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा देना चाहिए और उनको एतराफ़ करना चाहिए कि जो उन्होंने किया वो जमहूरियत पर हमला था। उनकी तरफ से भी जो कुछ हुआ इस पूरे प्रोसेस में वो जमहूरियत पे हमला था। सिर्फ ये कह देना कि जी हमने सुबह से लेकर शाम तक पोलिंग पुरअमन रही और हमने बैलेट पेपर्स हर जगह पहुंचा दिए तो हम बिल्कुल क्लियर हो गए, क्रिस्टल क्लियर, और हम एग्जॉनरेट हो गए। आप बिल्कुल भी एग्जॉनरेट नहीं हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कफ़ारा अदा करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन तमाम आरओज़ की खिंचाई करते हुए इन तमाम आरओज़ की तलबी होनी चाहिए और इन तमाम आरओज़ को सज़ा सुनानी चाहिए। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए, इन तमाम आरओज़ को तलब करके इनको सज़ाएँ सुनाई जानी चाहिए और इन फैसलों को रिवर्स होना चाहिए। जो फॉर्म 45 की मदद से पता चलता है ना जी, जितने भी हल्के में पोलिंग स्टेशन हैं उन तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 उस पर एक रिजल्ट है जिस पर अंगूठा भी लगा हुआ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, पोलिंग एजेंट का, उस पर दस्तखत भी हैं, वो तस्दीक शुदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उस पोलिंग स्टेशन का। इन तमाम पोलिंग स्टेशन, यानी कि अगर 300 पोलिंग स्टेशन है एक हल्के में, तो उनका अगर आप फॉर्म 45 जमा करेंगे टोटल, तो वहां से फॉर्म 47 निकलेगा और फॉर्म 47 उस पर बेस करता है। तो जब फॉर्म 45 ये बता रहा है कि वहां पर पीटीआई के कैंडिडेट जीता है, तो कैसे फॉर्म 47 में आप पीएमएलएन के कैंडिडेट को कामयाब करार दे सकते हैं? और फिर फॉर्म 47 के बाद फॉर्म 49 इशू करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये तकरीबन 100 के करीब हल्के हैं और अगर इन 100 हल्कों पे फैसले रिवर्स हो गए ना तो पीएमएलएन तो आ जाएगी कौमी असम्बली में 20 नशिस्तों पर, और सूबाई में भी समझें कि कोई 30-40 से ऊपर नहीं इन्होंने जाना, यानी कि इनका तो कबाड़ा पहले ही हो गया, मजीद कबाड़ा हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इन फैसलों को रिवर्स करें और जो फॉर्म 49 है, यानी कि जो आखिर में आपने नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी करना है किसी भी कैंडिडेट की कामयाबी का, उस फॉर्म 49 को फिल फॉर इन 100 हल्कों में रोका जाए। यूं आप कफारा अदा कर सकते हैं। मेरा हल्का जो था NA 66, वहाँ पर बहुत तगोदो के बाद अहमद चट्टा साहब ने अपनी जो कौमी असम्बली की नशिस्त थी उसका उन्होंने फॉर्म 47 हासिल किया और वहाँ पर आरओ घुसने नहीं दे रहे थे किसी को। वो तो उनकी एहलिया अहमद चट्टा साहब की और फयाज चट्टा साहब वहाँ पर अंदर आरओ के ऑफिस में जाकर बैठ गए थे 8 फरवरी की शाम से, और वहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। तो जाकर उन्होंने इस तरीके से ये ले लिया, वरना तो वो फॉर्म ही नहीं मिलना था। और वहाँ पर तो वो मुबैना तौर पे वीडियो भी आई है जहाँ पे पाक फ़ौज के जवान अंदर आए हैं और फिर वहाँ से लोगों को बाहर निकाला गया है। और 60,000 की लीड से, ये तारीखी फतह है कि 60,000 की लीड से अहमद चट्टा साहब इस हल्के में कामयाब हुए हैं। और जो उसके नीचे एक प्रोविंशियल सीट थी PP36, वहाँ पर भी कामयाब हुए। जो PP35 है मोहम्मद यूसुफ वाली सीट पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पिंडी का ना, पिंडी का लड़का है जिसका नाम, पिंडी का DC है जिसका नाम है हसन वकार। उनके वालिद यहाँ पर PMLN की टिकट पर कंटेस्ट कर रहे थे, वकार चीमा, और ये हसन वकार ने, DC ने ही अपने वालिद को PMLN से टिकट दिलवाई थी। तो उसने बीच में घुस के कोई 1500-1600 वोटों की हेरा फेरी करके तो उन्होंने अपने वालिद साहब को वहाँ से विनर डिक्लेयर करवाया और अपने वहाँ के असर व रसूख को इस्तेमाल किया पिंडी के। ये सब नोट कर लें इस DC का नाम। इस DC का नाम हमेशा याद रखना है आपने। इस DC का नाम है क्या? इस DC का नाम है हसन वकार। इसको याद रखना है आपने। आगे बढ़ते हैं जी। फाफन की रिपोर्ट भी आ गई है। फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक उनका ये कहना है कि 28% ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे मुल्क में, 28%, बड़ी परसेंटेज है ये, कि जहाँ पर फॉर्म 45 नहीं दिया गया है। और उसके अलावा बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे जहाँ पर फाफन के ऑब्जर्वर्स को जाने नहीं दिया गया, उनको दूर दराज इलाकों में रखा गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में फाफन को जाने नहीं दिया गया। और जो इंतखाबात हुए हैं ना, ये जो आरओज़ ने गेम डाली है, इस पर जस्टिस बाकिर नजफी साहब ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था कि ये इस काबिल नहीं है, इनकी औकात नहीं है इन आरओज़ की कि ये इलेक्शंस करवा सकें। और इन आरओज़ ने अपनी औकात दिखाई। इन आरओज़ ने ये दिखाया कि वो गद्दार हैं, इन तमाम करोड़ों वोटों के गद्दार हैं, वोटर्स के जिन्होंने वोट डाला। इन आरओज़ पे तो मैं कहता हूँ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इन आरओज़ ने जो किया है, जो वोटों पर डाका मारा है, जो सहूलतकारी की है इन आरओज़ ने, इन आरओज़ में शर्म तो है नहीं ना। अगर शर्म है तो इस्तीफ़ा दें उस खुशाब के आरओ की तरह जिसने इस्तीफ़ा दिया। अगर आप में शर्म है ना तो आप भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए इस्तीफ़ा दें। वो भी आया था CSS करके, PCS करके, और उसकी भी सर्विस है, अच्छी खासी सर्विस थी उसकी, पर उसने भी इस्तीफ़ा दिया ना। आप भी शर्म करें, आप इस्तीफ़ा दें। आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पीछे पाकिस्तान का झंडा रख के अपनी सरकारी कुर्सियों पर बैठते हैं, आप तो इस काबिल ही नहीं है। आपने इन वोटर्स के साथ गद्दारी किया, आप पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और जी उसके बाद नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच। किस बात की विक्ट्री स्पीच? वो तो शिकस्त की स्पीच थी, और उसमें उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि जी, कहते हैं ना जी, सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, लेकिन इमरान खान उनको ऐसा खटकता है
कि कहीं ने कहा है कि जी उन पर जो केसेस बने हैं और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है वो नहीं होनी चाहिए। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपने किसके ज़रिए कराई? आपने राना सनाउल्लाह के ज़रिए करवाई ना। तो राना सनाउल्लाह तो वहाँ पर हार गए। राना सनाउल्लाह को उनकी आवाम ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। ये 9 मई को जो गिरफ्तारी हुई थी इमरान खान की, ये किसने करवाई थी? इसमें कौन था जो बैठकर अहकामात जारी कर रहा था? उसका नाम था राना सनाउल्लाह। और इसी वजह से अवाम ने उसको रिजेक्ट किया है, उठाकर एक तरफ रखा है कि जी राना सनाउल्लाह हो गए अपने घर के, इधर नहीं। और राना सनाउल्लाह को वहाँ से निसार जट ने हराया है। तो नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसका ना सर था ना पैर था। NA 130 में यास्मीन राशिद का हल्का, अब ये भी चैलेंज हो गया फैसला। फॉर्म 47 फॉर्म 45 पे यास्मीन राशिद साहिबा जीती हुई हैं, तो नवाज शरीफ साहब के लिए वहाँ पर भी लेने के देने पड़ जाएंगे। और जो दूसरा मानसेरा का हल्का है, आपने बड़ी तगदो करके मानसेरा में कि जी मेरे वहाँ पर कैप्टन सफदर साहब दामाद साहब हैं तो वो जितवा देंगे, तो वहाँ से भी आपको शिकस्त हुई है। उसके अलावा आपने जब तकरीर की तो उस वक्त आपके पास 63 सीट्स थी। मतलब कोई ज़र्फ होता है, आपको तो चाहिए ये कि आप उसी वक्त ये ऐलान करते कि हम मैंडेट का एहतराम करेंगे PTI का। आप विक्ट्री स्पीच करने आगे, अरे भाई कौन सी विक्ट्री स्पीच? ना आपने अभी किसी इत्तेहादी से बात की, ना किसी के साथ कोalition की कोई बात हुई, आपको विक्ट्री स्पीच की जल्दी पड़ी हुई थी। दरअसल ये विक्ट्री स्पीच के पीछे आपकी साहबजादी है। आपकी साहबजादी साहिबा ने आपको विक्ट्री स्पीच करने पर मजबूर किया कि जी बाबा आप जाकर जल्दी जल्दी जो है वो विक्ट्री स्पीच करें, तो आपको विक्ट्री स्पीच करनी पड़ गई। और मरीम नवाज साहिबा जब से पार्टी का हिस्सा बनी हैं तो पार्टी के लिए नुकसान ही नुकसान है। आप इनकी मकबूलियत का, इनकी शोहरत का और इनके सियासी कदकाठ का आप अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि PP 159 में महज 2000 वोटों से जीती हैं, सिर्फ 2000 वोटों से, वो भी धांधला करके। और महर शराफत जो PTI का कैंडिडेट पहली मरतबा कंटेस्ट कर रहा है, उसने आपकी वहाँ पर तबीयत रोशन कर दी, आपको दिन में तारे दिखा दिए हैं, ठीक है। तो आपके चारों तबक रोशन हो गए हैं PP 159 में, और वो भी चैलेंज हो गया है। आपकी सीट भी ये खटाई में है क्योंकि फॉर्म 45 सारे महर शराफत ने अपने पास रखे हुए हैं। जब से ये खातून जिनका नाम मरीम नवाज साहिबा है, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना चाह रही हैं, ये PMLN में आई और मुदाखलत इन्होंने करना शुरू की सियासी मामलात में, तब से PMLN को नुकसान ही नुकसान है। आप देख लीजिए कि सबसे पहले तो इनका ये बयान कि मेरी लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में क्या, लंदन में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर उसके बाद डॉन लीक्स इनकी वजह से आया। फिर उसके बाद पनामा में भी इनके वो कैलबरी फॉन्ट और ये सारे मामलात, इनकी वजह से नवाज शरीफ साहब को वहाँ पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए आप ये देखिए कि GB के इलेक्शंस हुए, मरीम नवाज ने कैंपेन चलाई, बुरी तरह से हार गए। AJK के इलेक्शंस हुए, मरीम नवाज ने कैंपेन चलाई, बुरी तरह से हार गए। 2022 में 20 नशस्तों पर मरीम नवाज ने कैंपेन चलाई, जिनको बड़ा मकबूल लीडर कहा जाता है। जी बड़ी क्राउड पुलर हैं। क्राउड पुलर ये होते हैं, 2000 वोटों से जीतते हैं। वो भी जो क्राउड पुलर 2022 में इन 20 नशस्तों पर आपने कैंपेन चलाई, वहाँ पर भी PMLN को बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा, बुरी तरह से हारी। और अब भी मरीम नवाज साहिबा जो है वो पेश थी इलेक्शन कैंपेन में, और अब भी नतीजा आपके सामने है। तो मरीम नवाज साहिबा का अपना सियासी कदकाठ मैंने जैसे कि पहले बताया। और हाँ, हम कैसे भूल जाएं कि जो कहती हैं कि जी आइंदा कोई साइफर नहीं पाकिस्तान को भिजवाएगा। अरे भाई, साइफर पाकिस्तान को कोई मुल्क नहीं भिजवाता। आप कह रही हैं कोई मुल्क आइंदा पाकिस्तान को साइफर नहीं भिजवाएगा, ये हमारी एम्बेसी, हमारा एम्बेसडर भेजता है, आपको ये भी नहीं पता है। और आप चीफ मिनिस्टर बनना चाह रही हैं। तो PMLN को सारा नुकसान इन्होंने पहुंचाया। इसी वजह से शाहिद खान अब्बासी, ज़ुबैर उमर, मिफ्ता इस्माइल, चौधरी निसार, ये सारे लोग हैं कि जो अलहदा हो गए हुए हैं PMLN से। और अब आप देखिए कि इन इलेक्शंस में भी बाकी मजीद रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, और पार्टी से इसी तरह लोग जो हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि PMLN की सियासत ख़त्म हो गई है, PMLN की सियासत बढ़ चुकी है। अच्छा जी, जरदारी साहब जो फ़ौरन इस्लामाबाद पहुँचे ना, मैं आपको ये भी ज़रा तफसील बता दूँ कि इस्लामाबाद फ़ौरन कैसे पहुँच गए वो। यानी कि 6 फरवरी को ही वो 8 फरवरी को, सॉरी 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए, और उसी दिन वो इस्लामाबाद इस तरह पहुँच गए कि आपको याद है ना कि यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटों का और राजा परवेज़ अशरफ का, जो स्पीकर भी कौमी असम्बली के थे इन 16 महीनों में, उनके रिजल्ट्स रुके हुए थे। तो आसिफ अली जरदारी साहब से कहा कि जी आपको जाकर PMLN के साथ बैठना होगा। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नहीं नहीं, बिलावल नहीं मानेगा, ये नहीं हो सकता है, हमने पूरी कैंपेन की है, हमारा एक मंशूर है, हमें उस पर अमल करना है, लोगों ने हमें वोट दिए हैं हमारी कैंपेन पर। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके साहबजादों का और ये राजा परवेज़ अशरफ का नतीजा रुका हुआ है। तो उस पर फिर जरदारी साहब फौरी तौर पर 8 फरवरी को ही रात में पहुँचे इस्लामाबाद, और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह फौरी तौर पर वो लाहौर भी आए हैं। और कल जब फौरी तौर पे लाहौर आए हैं तो उनके सामने पैगाम पड़ा हुआ था कि ये पैगाम है आप दोनों के लिए। तो इसी वजह से तो वो PMLN के साथ जाकर कल ही मुलाकात होगी ना। ये पहले से प्लान नहीं था, लेकिन हुआ ये था कि जी जरदारी साहब को मैसेज मिल गया था कि भाई ये गिलानी साहब की सीट गई और उनके बेटों की भी सीटें गई,
क्योंकि ये जा रही हैं, आप हार रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अभी बता दो अगर कुछ इसको मैनेज करना है। और इसी तरीके से राजा परवेज़ अशरफ साहब की भी सीट गई, तो फिर उनको बचाने के लिए जरदारी साहब को ये कह दिया गया कि आप जाएं, तो एक तरह से वो ब्लैकमेल हुए। कराची की नशस्त भी सारी जी पीटीआई जीती हुई है, वहाँ पर भी एमक्यूएम को प्लांट किया गया है, एमक्यूएम को सीट्स दी गई हैं, बाकी जो बची कुची सीट्स थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी गई हैं। लेकिन एमक्यूएम से भी, कराची से भी कराची वालों का उनसे उनका हक छीना गया है। यही वजह है कि जमात इस्लामी ने अपना एहतजाज शुरू कर दिया है और अल्ताफ़ हुसैन ने भी उनकी सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। इसके बाद जी अब जो ये मीटिंग हुई है जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, और इसमें जो ये ख़रीदारी शुरू हो गई है, इस ख़रीदारी में या इस प्लान में पूरे जरदारी साहब की सियासत भी जाएगी, यानी कि पीपल्स पार्टी की सियासत भी जाएगी, उधर से पीएमएलएन की सियासत भी जाएगी। पीएमएलएन की सियासत तो खैर पहले ही ख़त्म हो चुकी है ना, वो तो मैंने आपसे कहा बढ़ चुकी है, मज़ीद जो रह गई है बची कुची कसर वो भी निकल जाएगी। बेहतर यही है कि दोनों अपोजिशन में बैठें, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, पीपल्स पार्टी भी और पीएमएलएन भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि वो हुकूमत बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हालात बदल चुके हैं, तब्दील हो चुके हैं, जज्बात बदल चुके, एहसासात बदल चुके, मुल्क बदल चुका, नौजवान बदल चुका, और नौजवान ने मुस्तरद कर दिया पीपल्स पार्टी को भी और पीएमएलएन को भी। तो लिहाजा अगर ये दोनों बैठेंगे तो पीपल्स पार्टी भी अपनी बची कुची सियासत को बिल्कुल ही फारिग कर देगी। और जहाँ तक बात है ख़रीदारी की, तो जी पीटीआई के इन इंडिपेंडेंट्स को जो वोट पड़ा है, ये वोट वोटर ने दिया है इमरान खान का, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 2022 में वो जो 20 लोटे थे, उन लोटों का क्या नतीजा निकला था। ये भी अपनी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे और बड़ी सख्तियाँ और बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त करके, बड़ी बदमाशियों का मुकाबला करके, बड़ी रुकावटों को अबूर करके ये कैंडिडेट्स पीटीआई के आए हैं और कंटेस्ट इन्होंने किया है। ये गिव अप नहीं करेंगे। और ये इमरान खान का दिया गया मैंडेट है, ये इमरान खान को वोट पड़ा है, इमरान खान के नाम पर ये वोट पड़ा है, और जो ये सब करेंगे तो उनके हलकों में उनको लोग माफ़ नहीं करने वाले हैं। तो लिहाजा इन इंडिपेंडेंट्स को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अच्छा जी, जिन्होंने 2022 में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा बिठा दिया था ना, वो मरवाया था बेसिकली, तो वही दोबारा से मरवाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब ये तो फिर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की मर्ज़ी है कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जी हम मर जाएं या हम बच जाएं या हमारी सियासत बच जाए। आखिर में क्विकली आपको ये कहना चाहूँगा जी, शाहीन सहबाई साहब ने एक ट्वीट की है और उस ट्वीट में उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी ख़तरे में है, और कोई ना कोई वजह बनाकर, क्योंकि नज़र आ रहा है कि जी इमरान खान को शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। इमरान खान को जब तक इस तरीके से रास्ते से साफ़ नहीं किया जाएगा तो कुछ बात बनेगी नहीं। तो उनके साथ खुदा न खास्ता कुछ ना कुछ हो सकता है अडियाला जेल में, और दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। और साथ में ये भी कि एक बहाना बना दिया जाएगा कि जी कोई जुनूनी था, ठीक है, जिसने ये सब किया है। तो पीटीआई को चाहिए कि इसका फौरी तौर पे नोटिस लें। दूसरा, जो मैंने 2 ऑप्शंस पे बात की थी, मैं ऑप्शन अब आपको बता देता हूँ ऑप्शन क्या है। एक तो ऑप्शन ये है कि जी इमरान खान और उनकी हुकूमत बनने जा रही है तो उनको बनने दिया जाए। और बनने क्यों दिया जाए? क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा है। डेविड कैमरॉन जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी, उसके अलावा यूएस जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी तरफ से बड़ा आया है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से बड़ा इसका रद्द-ए-अमल आया कि फ्रॉड इलेक्शंस हुए हैं, इनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लोगों का उनका जो मैंडेट है वो छीना नहीं जाना चाहिए। तो लिहाजा वो एक इंटरनेशनल प्रेशर होगा कि जिसके नतीजे में पीटीआई को पंजाब में भी और विफाक में भी हुकूमत कायम करने दी जाएगी। उधर तो बड़ा क्लियर कट कोई ऑप्शन ही नहीं है ना केपीके में, वहाँ तो पीटीआई ऑल द वे, वहाँ पे तो अपोजिशन नज़र ही नहीं आ रही है, फारिग है बिल्कुल। तो दूसरा मसला ये है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर तो मुल्क में इस्तेहकाम होगा और मुल्क दोबारा से तरक्की की राहों पर गामजन होगा। लेकिन अगर ऐसा ना करने दिया गया तो उसके नताइज बड़े भयानक होंगे और हो सकता है कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए। ये मैं आपको अपना तज्जिया पेश कर रहा हूँ, और मैं ये तज्जिया पेश कर रहा हूँ उन तमाम तर मालूमात की रोशनी में जो अब तक मौसूल होती रही हैं। क्योंकि आप देखिए कि इट्स टाइम टू वेक अप फॉर पीएमएलएन एंड स्मेल द कॉफ़ी, बिकॉज तमाम सीनियर्स को रिजेक्ट कर दिया अवाम ने। ख्वाजा साद रफ़ीक, शेख रुहेल असगर, जावेद लतीफ़, खुरम दस्तगीर, जहांगीर खान तरीन दोनों सीटों से हार गए। मोहसिन शाहनवाज रांझा, अमीर मकाम, अमीर हैदर होती, परवेज़ खटक और महमूद खान जो वज़ीर आला खेल रहे थे, वो उनको भी फारिग करा दिया सब ने। सो वोट है सिर्फ इमरान खान का, अवाम है सिर्फ इमरान खान की। मुझे दीजिए